हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं आप लोगों के डाउट्स के ऊपर लेकर आया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, तो जो डाउट्स हैं उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं एक बार आपको फिर से अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के विषय में बताना चाहूँगा। बेसिकली अलजेब्रा के विषय में आपको पता है, ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम फंडामेंटल रूल्स के ऊपर बात करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी है उसमें दो थ्योरम है। पहला तो जो थ्योरम है वो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन के ऊपर है। उसमें ये कहता है कि अगर मान लो कि f और g हमारे पास दो फंक्शन है और अगर दोनों ही कंटिन्यूअस है, जहाँ कंटिन्यूअस कहा जाए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जिसका मतलब वो डिफाइंड होगा। जब डिफाइंड होगा तभी कंटिन्यूअस होता है, तभी कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इट मीन्स इफ वी हैव टू फंक्शंस f एंड g एंड दे आर रियल फंक्शंस, क्योंकि रियल ऑलवेज डिफाइंड होता है एंड डिफाइंड ऑन द गिवन इंटरवल, देन देयर इफ both are continuous then their sum is continuous। यानी कि अगर f और g दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f प्लस g will also be continuous, यानी कि f प्लस g ऑफ x हम करेंगे तो जो हमारा आएगा fx प्लस gx। अगर f और fx और g दोनों कंटिन्यूअस है तो इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। f माइनस g ऑफ x that is fx minus gx will also be continuous। f into g of x that is fx into gx will also be continuous, and f divided by g of x that is fx divided by gx will also be continuous। लेकिन यहाँ एक कंडीशन हो जाता है कि जो gx है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, और अगर डिफाइंड नहीं होगा तो वो कंटिन्यूअस होने का कोई मतलब नहीं है। ये आपका थ्योरम नंबर 1 है कंटिन्यूटी में, जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 156 पर है। तो इसके ऊपर तो आप बहुत सारे मतलब जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 158 नंबर पेज पर जो थ्योरम नंबर 2 है उसमें भी वही है कि अगर f और g हमारे पास दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, रियल वैल्यू फंक्शन है, और f और g डिफाइंड है। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन की हम बात करते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशन हालांकि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में था, अब तो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में नहीं रहा, लेकिन इसका एप्लीकेशन है यहाँ पर। f और g 11 में भी आपने पढ़ा है, f और g इसको हम बोलते हैं बाइनरी। हालांकि कंटिन्यूअस में हमने कंपोजिशन फर्स्ट चैप्टर में कंपोजिशन फंक्शन पढ़ा है, तो कंपोजिशन फंक्शन के तहत अगर f और g ऑफ x है जिसको हम f ऑफ gx लिखते हैं, तो अगर f और g कंटिन्यूअस है तो f और g ऑफ x अगर डिफाइंड है तो कंटिन्यूअस होगा। अब डिफाइंड है के विषय में आपको बता दे रहा हूँ। डिफाइंड है का मतलब हो गया कि वो जो है ना तो उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव रूट के अंदर नेगेटिव आएगा और ना ही डिनोमिनेटर में 0 आएगा। ये दोनों सिचुएशन में केवल नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड है तो f और g भी कंटिन्यूअस होगा। फिर से सुन लो, अगर f और g दो रियल वैल्यू फंक्शन है और f और g डिफाइंड है, then f और g of x will also be a continuous function। यहाँ मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है sin of x स्क्वायर। बेसिकली ये दो फंक्शन का ऑपरेशन है, दो फंक्शन का कंपोजिशन है। कैसे देखो, यहाँ हम अगर fx को ले लेते हैं sin थीटा, fx ले लेते हैं fx ले लेते हैं sin x और gx ले लेते हैं x स्क्वायर। देखो दो फंक्शन हो गया ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब अगर हम f और g ऑफ x निकालते हैं, याद करो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे। f और g ऑफ x इज fx। मेरे फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना, मैं आपको कंपोजिशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके विषय में बता रहा हूँ। तो f और g ऑफ x बिकम्स f ऑफ gx। अब f ऑफ gx का मतलब हो गया हमें gx की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अब gx की वैल्यू क्या है, तो g ऑफ x में कह रहा है कि जो भी यहाँ पर है उसका स्क्वायर कर दो। ध्यान से देखो, ये g हटेगा और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, इसमें f हटेगा और इसके पहले साइन लग जाएगा, तो यहाँ हमारा आ गया x स्क्वायर। देखो यहाँ f हटते ही ये अंदर वाला एंगल एज इट इज रहा है,
बस केवल f के जगह पर साइन आ गया, तो इसी तरीके से यहाँ पर f के जगह पर केवल साइन आ जाएगा, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बस हमें अब इसमें कुछ नहीं करना है, हम यही लिखेंगे कि सिंस fx is trigonometrical function, sine function, and we know that sine function is everywhere defined. Everywhere कहने का मतलब in their domain. सेकंड gx जो है वो हमारा x स्क्वायर है, इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, और ये भी अपने डोमेन में डिफाइंड होता है। फिर fog हमने जो निकाला ये डिफाइंड फंक्शन है, sin x स्क्वायर डिफाइंड फंक्शन है, तो चूंकि fx और gx दोनों ही कंटीन्यूअस थे, इसलिए fog ऑफ x जो कि डिफाइंड है तो वो आपस में कंटीन्यूअस भी, तो सॉरी वो फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा। ये है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, और इसी दो थ्योरम पर आपका पूरा का पूरा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हुआ है। इवन मैं आपको ये बता दूं कि केवल हमें दो ही सिचुएशन चेक करना था हर जगह, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। याद होगा 11th क्लास में हमने वन साइडेड लिमिट पढ़ी थी। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि चेक करने की जरूरत है, जैसे मे बी फंक्शन कंटीन्यूअस, मे और मे नॉट भी हो सकता है। तो अगर फंक्शन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वही वैल्यू डायरेक्ट fx की भी आ गई, हमने ये पढ़ा था ना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x टेंड्स टू a कहो, यहाँ पर 0 मत कहो, fx exists and it is equal to f of a, then our function is continuous। एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए हमने पढ़ा कि फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। फिर अब एक फंक्शन से हम दो फंक्शन पर आ गए f और g, अगर है दोनों कंटीन्यूअस तो a प्लस g कंटीन्यूअस, f माइनस g कंटीन्यूअस, f इनटू g कंटीन्यूअस, f अपॉन g कंटीन्यूअस, वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद अब बात किया हमने ये दूसरा जो हमारा थ्योरम है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है और उसका कंपोजिशन डिफाइंड है तो fog of x will also be continuous। अब मैं आपको इसके बेस पर जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो 31 से 35 तक के क्वेश्चन है वो आपका इसी से कंडीशन के ऊपर डिपेंडेबल है। तो 31 से 34 ये चार क्वेश्चन है, इसमें आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा जब ये मैं कुछ बता दूंगा, क्योंकि एग्जांपल इन्होंने सॉल्व भी किया हुआ है। तो इसमें क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट समझा रखा है, आपको एक्सरसाइज समझाने पर समझ में आ जाएगा। देखो मैंने आपको साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का भी बताया था, अब वो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का भी वही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है f ऑफ x इज इक्वल टू, हम फंक्शन को f ऑफ x जो है हमारे पास cos x स्क्वायर, मैं आपको प्रॉपर्ली करके बता रहा हूं। यहाँ पर आपको सपोज करना पड़ेगा लेट hx इज इक्वल टू cos x एंड gx इज इक्वल टू x स्क्वायर। पहले cos, इसको हमने एक बार एंगल x मान लिया और फिर दूसरे वाले को gx मान लिया। हमें पता है सिंस बोथ आर कंटीन्यूअस फंक्शन। अब ये आपको देखना होता है, आपको लिखना प्रूफ नहीं करना होता है, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। हमें पता है सिंस ये बेशक आप लिख लो वी नो दैट बोथ आर कंटीन्यूअस फंक्शन, वी नो दैट बोथ आर कंटीन्यूअस फंक्शन इन देयर डोमेन, बस ये लिख दो, इन देयर डोमेन। एंड अब हम hog ऑफ x निकालेंगे। अगर ये डिफाइंड हो गया तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से डायरेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो hog ऑफ x निकालो, h ऑफ gx यानी कि h ऑफ gx की वैल्यू यानी x स्क्वायर और h ऑफ x स्क्वायर, h ऑफ x स्क्वायर, देखो h ऑफ x cos x है, h ऑफ x स्क्वायर cos ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों cos ऑफ x स्क्वायर जो आपका fx है which is defined then by theorem 2 theorem number 2 fx is also continuous। बस यही करना है आपको, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। हमें केवल ये चेक करना है ये दो फंक्शन कंसीडर कर लो इनमें से, उसके हिसाब से अगर ये दोनों कंटीन्यूअस है आपके हिसाब से
तो अब आपके बोला था कि इसके अंदर एग्जांपल है ना जो प्रूफ की जिसकी आवश्यकता नहीं है, सारे लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटीन्यूअस, साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कंटीन्यूअस, tan जो है वो π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ करके बाकी एवरीवेयर कंटीन्यूअस होता है। तो tan में आपको डोमेन में लिखना पड़ेगा क्लियर, तो उसमें लिखा होगा तभी पूछेगा क्वेश्चन में। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूँ। मॉडुलस फंक्शन का इसके अंदर यूज है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसे ही हमें यहाँ पे दो फंक्शन कंसीडर कर लेना होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, f ऑफ x आपको गिवन है mod ऑफ cos x। तो ये आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, ये कंपोजिशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये मॉडुलस फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कंपोजिशन है। तो बच्चों लेट करो, लेट h ऑफ x बराबर mod x cos x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू mod x। किसी को कोई भी सपोज कर सकते हो, कोई इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। देखो मॉडुलस फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है और ये cos भी कंटीन्यूअस होता है, सिंस वी नो दैट both the functions are continuous in their domain। वैसे मैंने in their domain लिख दिया है, ये वैसे ये everywhere continuous होता है in their domain, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो दो ही सिचुएशन में हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो तो, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो। और जब दो सिचुएशन जहाँ फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, इन दोनों सिचुएशनों में ही केवल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, देन h o g ऑफ x यहाँ भी निकालेंगे, जो कि h ऑफ gx होगा, और h ऑफ gx का मतलब हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर आपको उल्टा लेना पड़ेगा, GOX लेना पड़ेगा, GOH ऑफ x यानी G ऑफ HX। FOG हो या GOF है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अल्फाबेट है, कोई भी किसी को पढ़ लेना। फिर G ऑफ HX की वैल्यू, तो HX की वैल्यू हमारे पास है cos x, क्योंकि जब h हट रहा है तो cos लग रहा है, जब G हट रहा है तो mod लग रहा है, तो जब G हटेगा तो यहाँ पर mod लग जाएगा। और ये आ गया हमारे पास fx which is defined, ये हमें पता है कि डिफाइन होता है, which is defined then by theorem 2 of continuity भी लिख सकते हो, of algebra of continuity, algebra of continuity, fx is continuous function, while algebra of continuity fx is continuous function। तो आपको जो अगला क्वेश्चन है 33, मैं डायरेक्ट नहीं, मैं इसी में बता दे रहा हूँ 33 के लिए यही क्वेश्चन है। 33 आप खुद करना। 33 अगर मान लो, इसी में अगर मान लो कि मैं जो पहले निकाल रहा था HOG ऑफ x निकालता, तो ये हमारा h ऑफ gx हो जाता, फिर वो h ऑफ gx की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, तो mod x, और ये हो जाता है हमारा h हटा दे तो आता है cos ऑफ mod x, फिर वहीं आज लिख देते which is equal to fx, is equal to fx। अगर मतलब मैं उसके लिए हिंट दे रहा हूँ, ये 33 नंबर क्वेश्चन के लिए हिंट है। एक ऑर्डर ऑफ मतलब फिर इसमें वही लिखना होता है कि which is defined then by theorem number 2 of algebra of continuity fx is continuous function। यानी there is no issue, ये क्वेश्चन अलग है, इसमें sin का x स्क्वायर है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर sin दिया होगा, मतलब वो ऐसे होगा आपका f of x is equal to sin of mod x। तो अगर हम sin में लेते तो यहाँ पर हमारा sin आ जाता। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता दिया, दोनों में बता देते, cos अगर आता है तो भी, sin आता है तो भी, बस फॉर्मेट हमारा यही है।
इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अब जो क्वेश्चन नंबर 34 आपका है उसमें दोनों रूल लगना है, इसमें बाइनरी का नहीं है। आपको जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसमें ढूंढनी है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देखो दो मोड का डिफरेंस है, तो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 34 की, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहा था। तो हमारा क्वेश्चन है f(x) mod x माइनस mod of x plus 1। और देखो मैं आपको बता दूं कि मॉड में हमने पढ़ा होगा, याद होगा आपको कि अगर f(x) की वैल्यू mod x है तो हम ऐसे लिख देते हैं माइनस x if x is less than 0 and x if x is greater than equal to 0। यानी कि अगर x नेगेटिव है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉड से बाहर निकल के वो पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव तभी होगा जब आप बाहर माइनस का साइन लगाओ। वैसे ही अगर ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तब तो उसको आप एज बाहर निकाल दोगे। तो उसी पैटर्न पे हमें इनको अलग अलग करना पड़ेगा। एक एग्जांपल में भी आपको दिया है लेकिन वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैं आपको इसमें बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले अगर हम देखो ये हमारा एग्जांपल 0 है तो 0 तो से पहले एक -1 आएगा, हम अंदर वाले को ना इक्वल टू 0 मान कर देखते हैं। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1, दो पॉइंट है, वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्योंकि हमें केवल ये दो पॉइंट पर ही चेक करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको दिखा दिया है कि बिटवीन लेस देन -1 में और -1 से +1 के बीच में और 0 से बड़ा इन मतलब जैसे हमारा नंबर लाइन है, ये यहाँ पर हमारा 0 आ गया, ये -1 आ गया, तो -1 से छोटा, -1 से अगर स्मॉलर देन की बात करें, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये -1 से छोटा पर ये तो हमारा x नेगेटिव होगा, -1 -2 नेगेटिव है ना, लेकिन ये हमारा जो है नेगेटिव पूरा का पूरा टर्म ही नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गया है। अब फिर अगले लाइन में ये -x + x कैंसिल होकर केवल 1 बचेगा। और अगर -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो ये तो नेगेटिव होगा, लेकिन -1 से बड़ा, मान लो कि -1 से बड़ा हम बात करते हैं 0 ले लो, तो 0 भी मतलब कि 0 से लेस लेना है, पर आप 0.5 ले लो, तो 0.5 अगर आप इसमें पुट करते हो 0.5 तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसमें अगर हम 0.5 पुट करेंगे तो 0.5 और 1 मिलकर 1.5 पॉजिटिव हो रहा है, तो ये हमने एज इट इज लिख लिया जो साइन है वो। तो इसका जब हमने सॉल्व किया तो -x इज -2x और -+ इज -1। अब अगर हम 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेते हैं तो 0 से बड़ा तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, 0 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, बाहर माइनस के साइन है तो ये एज इट इज आ गया। इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपका -1 आ गया। तो देखो जो हमारा पॉइंट है डिवाइडिंग पॉइंट वो है -1 और 0। -1 से छोटा में हमारे पास 1 है और -1 से 0 के बीच में -2x -1 है और 0 से बड़ा में -1। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट चेक करता हूँ, ध्यान से देखो इसमें, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट चेक करता हूँ, इसके लेफ्ट लिमिट में v-1, राइट लिमिट में v-1, क्योंकि यहाँ तक -1 ही है, और हम नेबरहुड पॉइंट चेक करते हैं तो इसके लेफ्ट में भी +1 और राइट में भी +1, और अगर इक्वल टू पुट करोगे तो भी +1 होगा। तो ये डिफाइंड है, कंटीन्यूअस होगा, इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। आप ग्राफ भी बनाकर देख लेना, इसका सीधी लाइन आएगी ऐसे स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर -1 पर चेक करते हो तो -1 के लेफ्ट में आपका +1 है और राइट में हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें पुट करके देखना पड़ेगा कि डिफाइंड है कि नहीं है, जो हम चेक करेंगे। फिर अगर हम के बीच में कहीं भी पॉइंट लेते हो, यहाँ लेते हो, तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में और इस पॉइंट पर हमारे पास ये पूरे इंटरवल में 2x -1 है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। 0 से और 0 से बड़ा की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी लेफ्ट में राइट में इक्वल टू में एक ही है, लेकिन 0 के लेफ्ट में कुछ और है और राइट में कुछ और है। मैं ये आपको दिखा रहा था कि हमें चेक कैसे करना है। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं ये चीज में आपको जो समझाया वो यहाँ पर लिख दिया हूँ कि क्लियरली f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज लेस देन -1, between -1 and +1 and x is greater than equal to 0। इन जगहों पर हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सॉरी यहाँ भी ग्रेटर देन 0 और लेस देन -1 और बिटवीन, यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल लगाया है -1 and +1। इन इंटरवल्स में आप इसको ऐसे भी लिख
सकते हो ये माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन, -1 से 0 ओपन और 0 से इंफिनिटी ओपन, इन सभी इंटरवलों में ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब हमें केवल चेक करना है तो ये -1 और 0 पर चेक करना है कि लिमिट के रूल से, पहले इसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालेंगे और फिर इक्वल टू पुट करके देखेंगे। अगर इन जगहों पर भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब है कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, और अगर इस पर नहीं होता है तो वही हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, जो कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है। सो स्टूडेंट्स द सी, मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आप नोट करोगे। इसके बाद का पोर्शन में ये मिटा करके आपको यही लिख के बता रहा हूँ कि इसके बाद वाले सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अब आपको x इज इक्वल टू -1 के लिए निकालना है। फॉर x इज इक्वल टू -1, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, मतलब हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1। बच्चों लेस देन -1 के लिए fx की वैल्यू क्या है? तो लेस देन -1 के लिए fx की वैल्यू हमारा 1 है। ये कांस्टेंट आ गया, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx, यानी -1 से बड़े के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू -1, क्योंकि देखो वैसे हम लेफ्ट लिख रहे हैं राइट लिख रहे हैं, फंक्शन हमारा अलग हो जाएगा, लेकिन वैल्यू तो स्टिल यही पुट करना होता है ना। तो ग्रेटर देन -1 हमारे पास ये है -2x -1। तो बच्चों इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो -2 इंटू x की वैल्यू -1 है एंड -1, तो ये -2 और -1 मिलकर प्लस हो गया 2 -1, और 2 -1 हमारा +1 आ गया। यहाँ भी +1 था, यहाँ भी +1 था, तो आपका लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया, यानी कि LHL। अब उसके बाद लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो हम लिखेंगे सो लिमिट x टेंड्स टू -1 fx एग्जिस्ट। अब आपको चेक करना है f ऑफ -1 की वैल्यू। तो -1 इक्वल टू देखो किस में आ रहा है, तो देखो -1 इक्वल टू इसी में आ रहा है, यानी कि -2 इंटू -1 माइनस हो गया प्लस 2 -1, ये भी 1 आ गया, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू -1 fx इज इक्वल टू f ऑफ -1। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -1। अब -1 पर भी कंटिन्यूअस हो गया। अब आपके पास केवल एक पॉइंट बच रहा है और वो पॉइंट है 0, उस पर भी चेक करोगे। 0 का लेफ्ट लिमिट निकालोगे, तो 0 का लेफ्ट लिमिट निकालोगे, मैं आपको ऑलरेडी समझा दे रहा हूँ। 0 का लेफ्ट करोगे तो इसमें होगा -1 आ जाएगा। 0 का राइट करोगे तो इसमें पुट होगा आपका -1 आ गया, और अगर 0 के इक्वल टू इसी में पुट करोगे तो वहां भी आपका -1 ही आएगा। मैं आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसी में आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये आपको दिख गया पूरा। अब मैं बात करता हूँ 0 के लिए। बच्चों यहाँ आएगा 0 माइनस, यहाँ आएगा 0, और 0 माइनस का मतलब है हमारा 0 से स्मॉल, यानी कि ये इसमें आप पुट करो तो 2 इंटू -2x -1। तो बच्चों इसमें जब 0 पुट कर दोगे तो -1 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 0 प्लस की, यानी यहाँ 0 और 0 प्लस में आपको ग्रेटर देन 0 में सीधे सीधे -1 दिख रहा है। नो वैल्यू पुटिंग रिक्वायर्ड, -1 आ गया, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जो है आपका एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों वैल्यू सेम आई है। अब हम निकालेंगे f ऑफ 0, तो a इक्वल टू 0 आपको ये दिख रहा है सीधे सीधे, नो नीड टू पुट एनी वैल्यू, दैट इज -1 ओनली। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यानी इंटरवल में कंटिन्यूअस था ही, और ये -1 पर भी कंटिन्यूअस आ गया और इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से हमारा फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। अब आप देखो ध्यान से, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आप ध्यान से देखो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि देयर इज, लिखना है ना, देयर इज नो पॉइंट ऑफ discontinuity, there is no point of discontinuity, there is no point of discontinuity for fx is equal to mod x minus mod of x plus 1, यानी इस फंक्शन के लिए हमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक डाउट में था 19th क्वेश्चन, तो ये हमें इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना, शो करना है, मतलब हमें शो करना है कि जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स है उस पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। देखो इसको आपको ऑन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा क्योंकि देखो बहुत सारे इंटीग्रल नंबर है, आप किसी एक दो को दिखा करके और इसमें कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो निकालना लिमिट x टेंड्स टू 2 पर निकालना चाहते हैं, 2 माइनस करते हैं तो fx gx मतलब, तो ये आ गया हमारा लिमिट gx टेंड्स टू 2 x माइनस x तो अगर मैंने इंटीग्रल पॉइंट लिया है, अगर ये 2 से लेस ले रहा हूं मैं, तो देखो अगर इसके अंदर ये तो हमारा 2 रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो आप 2 से कोई भी छोटा वैल्यू पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 से स्लाइटली लेस भी आप लेते हो, 1.999 भी लेते हो, तो इसको तो राउंड अप करके तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर उसकी वैल्यू 2 नहीं, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 आ गया। लेकिन अगर मैं निकालता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx और इसकी राइट लिमिट में निकाल रहा हूं प्लस में gx, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x और माइनस दिस x, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगी वैल्यू 0। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपका इक्वल नहीं आया, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो इसी तरीके से किसी भी इंटीग्रल पॉइंट का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये करके आप इसको ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैं इसमें आपको एक दूसरे मेथड से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रल पॉइंट में कितने सारे आप कंसीडर करोगे, मैं देखो आपको समझा दे रहा हूँ। लेट C be an integer, तो देखो मैं इसका लेफ्ट लिमिट निकाल रहा हूँ, therefore लिमिट x टेंड्स टू c माइनस gx, इस पॉइंट c का मैं लेफ्ट लिमिट निकालने जा रहा हूँ, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस x। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ तो c आ जाएगा, लेकिन ये आएगा c माइनस 1, यानी उस इंटीग्रल की एक लेस वैल्यू c माइनस c प्लस 1, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ गई, सेम कंडीशन होगा। लेकिन जब हम निकालेंगे x टेंड्स टू c प्लस gx, तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू c x और माइनस x, तो यहाँ हमारा c रहेगा और ये भी हमारा c ही रहेगा, क्योंकि c का मतलब यहाँ पर c से राइट का मतलब 2.1, 2.2, 2.3 कुछ भी लेते हो तो वैल्यू तो 2 ही रहेगा ना। ये लिखने का तरीका है और वो मैं आपको समझाने का तरीका बताया था, यानी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो gx is discontinuous at all integral point। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को करो, आपका अपने 5.1 से करने शुरू किया। मेरे पास डाउट्स जैसे जैसे आता जाएगा, जिस क्वेश्चन की डाउट आएगी मैं उसकी वीडियो बना के पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, आपको भेज दूंगा। और आई होप कि जब मैं टेस्ट पर भेज रहा हूँ तो भी आप लोग उसे सॉल्व करके भेजें, ताकि आपका इवेल्युएशन भी होता रहे। अगर मैं या तो मैं उसका सोल्यूशन चेक या तो मैं उसको चेक करके भेज दूंगा या फिर मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।